हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो ये आज का वीडियो है, इसका टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ नार्सिज्म, नार्सिस्टिक पेरेंट्स। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को कोई यंगर जनरेशन का इंसान देख रहा है, सो आप प्लीज़ इस वीडियो पे अपना जो भी फीडबैक है या ये कितना आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर इस वीडियो को कोई ओल्डर जनरेशन का इंसान देख रहा है, कोई सीनियर सिटीजन देख रहा है, देन वो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत देखते ही आई एम श्योर थोड़े से विचलित वो हो सकते हैं, थोड़े से शॉक वो हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम है, जो ट्रेडिशनली हम जिन बातों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, मे बी उस जैसी सेम टू सेम बातें मैं ना बोलूं, उससे कुछ ऑपोजिट बातें आपको मेरी लगें, पर इन सब बातों को एक बार पेशेंटली इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, एक ओपन माइंड के साथ, एक प्रैग्मेटिक एटीट्यूड के साथ इस चीज़ को आप देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो को आप देख के आपके थोड़े बिलीफ सिस्टम शेक हो सकते हैं एंड आप थोड़े से विचलित हो सकते हैं। सो अब ये जो प्रॉब्लम है नार्सिज्म की, एंड फैमिलीज में ये पेरेंट्स के थ्रू, नार्सिस्टिक पेरेंट्स के थ्रू आती है। तो इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किन किन तरीकों से फैमिलीज में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नार्सिज्म की प्रॉब्लम की वजह से फैमिलीज में किस किस टाइप से स्ट्रेस एंड टेंशन क्रिएट होता है। एंड मैं इस वीडियो में आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा जो मैंने मेरे वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैं जो मैंने मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से निकाले हैं, एंड वो मैं आपको टाइम टू टाइम रेलेवेंट पॉइंट के साथ देता रहूंगा। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑफ नार्सिज्म के साथ। अब इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले एक मेजर मिसमैच जो है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मेजर मिसमैच कंट्री लेवल पे भी है एंड हमारी फैमिली लेवल पे भी है। अब ये मिसमैच क्या है? ये मिसमैच ये है, अब कंट्री लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे इंडिया को बहुत ही डेमोग्राफिक एडवांटेज होता है इसकी इतनी बड़ी यंगर पॉपुलेशन के होने से, एंड वो यंग, अब ये जितने भी मैं नंबर्स बोलूँगा मैंने पब्लिक डोमेन से लिए हैं। इसकी इंडिया की 65% से ज़्यादा पॉपुलेशन यंगर पॉपुलेशन है, दैट मीन्स अंडर 35 ईयर्स। एंड इसकी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो वर्किंग पॉपुलेशन जो है दैट इज ग्रेटर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। एंड वर्किंग पॉपुलेशन का जो एज ब्रैकेट है दैट इज फ्रॉम 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स, एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन इज बिलो 14 ईयर्स एंड अबव 65 ईयर्स। सो वर्किंग पॉपुलेशन इज मच हायर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। पर अब इसमें मिसमैच क्या है? इसमें मिसमैच ये है, हालांकि सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिकली एडवांटेज हमें यंगर पॉपुलेशन से है, वर्किंग पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी जो हमारी कंट्री के मेजर रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, ये सब अंडर द गवर्नेंस ऑफ एल्डर एज के पीपल के अंडर है। ये सीनियर सिटीजन्स के अंदर है, बुढ़े 70s 80 एज ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों के अंडर, वेरी ओल्ड वेरी सीनियर सिटीजन्स जो हैं उनके अंडर हैं। ये जितने भी एसेट्स, प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज, ये सब हैं, ये सब उनके कंट्रोल के अंडर है, उनकी गवर्नेंस के हिसाब से इनका यूज़ होता है या इनके लिए डिसीजन लिए जाते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम अपनी फैमिलीज़ में रेप्लिकेट करके और फैमिली के लेवल पे देखें तो क्या है, फैमिली में भी यंगर पॉपुलेशन है जो वर्किंग है, प्रोडक्टिव है, फैमिली में इन्फ्लोज लेके आ रही है, एंड मॉनेटरी टर्म्स में इन्फ्लो लेके आ रही है। बट फैमिली की जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं, फैमिली के रिसोर्सेज हैं, वो आर ओन्ड या गवर्न्ड बाय द पीपल जो 1950s एंड 60s में बॉर्न हुए और आज की डेट में वो पेरेंट्स हैं एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी वो बन चुके हैं। उनमें से कुछ ग्रैंड पेरेंट्स भी बन चुके हो सकते हैं। 1950-60s की टाइम पे जो लोग पैदा हुए, उन लोगों ने आज की डेट में मैक्सिमम ऑफ द प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम रिसोर्सेज ओन कर रखे हैं। बट इन
उसके अपोजिट जो मैक्सिमम वर्किंग है, प्रोडक्टिव है, जो इन्फ्लोज ला रहा है फैमिली में, वो एक यंगर जनरेशन है जिसके अंडर या जिसकी ओनरशिप में कुछ भी नहीं है। सो इस मिसमैच के बाद अब हम नार्सिज्म की प्रॉब्लम पे आते हैं कि नार्सिज्म एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। नार्सिज्म मतलब ये है अपने आप जो किया मैंने किया, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। एक मोटी भाषा में अगर एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ तो ये प्रॉब्लम इस टाइप की है। इसका मीनिंग ये है, जो भी किया, जो भी हुआ वो मैंने किया या और किसी ने नहीं किया। अब जो भी हुआ, अगर अब इसमें क्या है, जब इतने मेजर रिसोर्सेज कंट्री के या फैमिली के जिसकी गवर्नेंस के अंडर है, जिसकी कंट्रोल के अंडर है, और अगर कुछ फिर गड़बड़ी होती है या गड़बड़ी हो जाए तो फिर उन लोगों को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी जिनके कंट्रोल में सब कुछ है। पर ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आता है, जब किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी का चेक करने का टाइम आता है, तब ये जो लोग हैं, जो एल्डर लोग हैं, जिनके अंडर ओनरशिप में ये सब चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे फिर इनका कुछ भी रोल नहीं होता। जैसे कि अगर सपोज कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छी खबर हो, फैमिली लेवल पे अगर मैं बात करूं, कुछ अच्छा इवेंट हो जाए, कुछ अच्छा आउटकम निकले, तो ये चीज़ हमने करी है या ये चीज़ भगवान की कृपा से हो गई, ऐसा बोलने से आप अपने आप को हम्बल दिखाते हो, डाउन टू अर्थ आप कितने हो ये दिखाते हो, या कितने आप एक तरीके से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो, आप ये दिखाते हो जो आपकी बाकी की फैमिली है। पर अगर कुछ बुरा हो जाए देन फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई जब अच्छे की आपकी जिम्मेदारी है तो बुरे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बुरे की अकाउंटेबिलिटी आपकी क्यों नहीं है? बुरे के अगर कुछ हो जाए तो देन द ब्लेम गेम स्टार्ट्स। अब वो ब्लेम गेम यंगर जनरेशन की वजह से हुआ है, यंगर जनरेशन के किए धरे की वजह से हुआ है। अपने आप को सेल्फ विक्टिम इतना बना के पोर्ट्रे करके बताना होता है कि सारे सेक्रीफाइसेस हमने करे हों तुम्हारे लिए हमने ऐसा किया, तुम्हारे लिए हमने नौकरी छोड़ दी, तुम्हारे लिए हम अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो हमें कहीं बाहर मिल रही थी वो हमने सेक्रीफाइस कर दी ताकि तुम लोगों को हम अच्छी तरह पाल सकें। हैं, अपने आप की सेल्फ तारीफ सुनना, सेल्फ एडमायर करना कि जो भी अच्छी मतलब जो भी हम तुमने इतनी अच्छी हमने तुम्हें इतनी अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया और कुछ काम करने लायक बनाया। हाँ, सब जो भी हुआ वो सब हमने करा, हमने वाली फीलिंग, मैंने वाली फीलिंग। अपनी हार्ड वर्क की स्टोरीज के साथ इतने हाईली ऑब्सेस्ड हैं ये कि हमने तो इतने किलोमीटर चल के स्कूल गए, हम इतने किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, हम इतनी हार्ड वर्क करते थे, ऐसे हम स्ट्रगल करते थे। तुम लोग तो कुछ उस टाइप की मेहनत ही नहीं करते, उस टाइप का स्ट्रगल ही नहीं है तुम लोगों का, तुम लोगों की लाइफ जैसे न जाने कितनी आसान है। इस टाइप से पूरे टाइम एक एहसान जताओ आंदोलन चलता रहता है, फैमिलीज में चलता रहता है, इन सीनियर्स जनरेशन के द्वारा यंगर जनरेशन के सामने। पूरे टाइम हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, जो अच्छा हुआ वो हमने करा, और ख़राब हुआ तो ब्लेम आगे नीचे वालों को पास ऑन कर दिया। तो पूरे टाइम ये एहसान जताओ अभियान चलता रहता है। भाई ये क्यों चल रहा है? ये आप एहसान जताओ जो अभियान चला रहे हो, क्यों चला रहे हो? एक बात आप सोच के देखिए, हर पेरेंट हर पेरेंट जो भी करता है वो अपने बच्चे के लिए करता है, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी हो, बर्ड, कोई भी कैटेगरी का क्रिएचर हो, अगर वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करता है तो क्या वो उसका एहसान जताता है? अब जानवर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है तो क्या उसका वो कुछ किसी फॉर्म में क्या एहसान जताता है? बच्चे करना दो एडल्ट्स का डिसीजन होता है। वो बच्चे का डिसीजन नहीं है कि वो आपको पेरेंट बनाएगा। पेरेंट्स का डिसीजन होता है कि उनको बच्चा चाहिए। जब ये डिसीजन आपका होता है तो फिर क्यों आपको बार बार उस बच्चे के लिए ही अगर आपने कुछ कर दिया, कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, अब सेक्रीफाइस तो आपने बच्चा पैदा करने के लिए भी करा, इस चीज़ तक का उसको एहसान या उसके सामने इस चीज़ के लिए भी बोला जाता है कि 9 मंथ्स के लिए हमने तुम्हें पेट में रखा और ये रखा, मतलब उस लेवल पे भी बोला जाता है।
तो जब बच्चा करने का डिसीजन आपका था, तो उस बच्चे के लिए आगे जो भी आप करोगे वो तो इम्प्लाइड है, वो तो आप ही को ही करना पड़ेगा। हर पेरेंट करता है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो पक्षी हो। तो ऐसे अगर देखें तो एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस, एनिमल ज्यादा बेटर हो गए। तो इस ये प्रॉब्लम को मोटा मोटा नार्सिज्म प्रॉब्लम कहते हैं। और नार्सिस्टिक पेरेंट्स की वजह से फैमिलीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, अब मैं आपको वो वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं, नार्सिस्टिक टाइप के पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज इन अ कंप्लेनिंग मोड। ये हमेशा कंप्लेनिंग मोड में ही रहते हैं कि तुम्हारी आदतें खराब हैं, तुम्हारा बिहेवियर खराब है, तुम्हारी एटीट्यूड खराब है चीज़ों को लेके, तुम्हारा टाइम टेबल ही खराब है, तुम सुबह देर से क्यों उठते हो, तुम रात को देर तक क्यों जगते हो। अरे इंसान सुबह देर से क्यों उठ रहा है, आपने ये चीज़ तो देख ली कि वो उठ रहा है। यू ऑलवेज सी द आउटकम, यू डू नॉट सी कि वाई दैट आउटकम हैज़ कम, वॉट वॉज द रूट कॉज ऑफ दैट आउटकम। जब बच्चा ऑफिस से आ ही लेट रहा है, उसको जब उसके यूएस क्लाइंट्स के संग वो काम कर रहा है, तो टाइम जोन का जो मिसमैच है उसकी वजह से उसको देर रात तक जगना पड़ रहा है। तो वो सुबह जल्दी कैसे उठेगा। सुबह जल्दी उठ भी गए तो तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, अपने शरीर के लिए ये नहीं करते हो। हाँ, माना ये सब जरूरी है, पर आप ये सब को उसके शेड्यूल, उसके टाइम के हिसाब से, उसका रूटीन क्या है उसके हिसाब से चेक करके। अब आपके ज़माने में ये पॉसिबल खूब था कि सुबह जल्दी उठा जाए, क्योंकि रात को आराम से जल्दी से सो लिया जाता था, रातों को इतने लेट नाइट वर्किंग नहीं होती थी। तो जल्दी जब जो सो जाएगा वो जल्दी सुबह उठ भी जाएगा। तो वो चीज़ एज इट इज़ आज इम्प्लाई कैसे हो सकती है। सो ऑलवेज क्रेविंग अबाउट समथिंग, ऑलवेज परेशान रहना, दुखी रहना किसी ना किसी चीज़ से। इस जनरेशन या 50s 60s की जो जनरेशन के पेरेंट्स हैं, या जो उससे भी पहले के, जो आज काफ़ी ओल्ड एज में अराउंड 90-95 ईयर्स के हो गए होंगे, जो लेट 40s की जो लोग थे, तो वो लोग दे आर ऑलवेज दुखी। ना उन्हें खुश रहना आता है, ना उन्हें खुश रखना आता है, दोनों में से कोई केस नहीं है। सिर्फ कंप्लेन करते रहना, सॉल्यूशंस भी तो लेके आइए, ब्रिंग सॉल्यूशंस ऑन द टेबल, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी तो किसी चीज़ के लिए रखिए। सिर्फ पॉइंट आउट करते रहना है, हमेशा पोक करते रहना है कि ये खराब है, वो खराब है, ये सही करो, वो सही करो, इसमें लेट है, उसमें लेट है, ये तुम सिर्फ और सिर्फ इसी मोड में रहना है, कंप्लेनिंग मोड में। नंबर टू है ऑलवेज इन द डिनायल मोड। किसी भी चीज़ को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिनाई करते रहना। कोई भी जो चीज़ें वक्त के संग संग आज बदल चुकी हैं, पूरा टाइम चेंज हो चुका, इकोनॉमी का पैटर्न चेंज हो चुका, इंडस्ट्रीज का पैटर्न चेंज होगा। अब आज पुराने ज़माने जैसा जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी वैसी इकोनॉमी तो है नहीं। अब आज के डेट में इकोनॉमी भी पूरी चेंज होगी, पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका। पर हर चीज़ को डिनाई करते रहना, किसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस है ही नहीं। अब हमेशा यही ग्लोरीफाई करते रहना, यही बताते रहना कि हमने तो ऐसी तैयारी करी थी, हमने ये कंपटीशन में ऐसे हम अच्छी तरह पास हो गए थे। आप उन टाइम से रिलेटेड थोड़ी फैक्टर्स को कंसिडर करके देखो। आपके टाइम पे जब आप लोगों ने एंट्रेंस दिए या एग्ज़ाम दिए या आपकी जब जॉब लगी, कंपटीशन वॉज सो लो, लोगों के पास एक्सेस ही नहीं होता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, बुक्स का। तो जब एक्सेस ही नहीं होता था, तो जिस ग्रुप में आप कंपटीशन कर रहे हो वो ग्रुप ही इतना छोटा सा होता था। तो उस ग्रुप में से कंपटीशन में पास कर जाना, अच्छी तरीके से टॉप पे आ जाना, दैट उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती थी। हर जना एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, क्योंकि पूरी कंट्री ही गरीब हुआ करती थी उस टाइम पे। आजकल के टाइम पे जब इंटरनेट है, यूट्यूब है, सबके पास इतनी खुला एक्सेस है डेटा की, हर कोई के पास एक्सेस है एक एजुकेशन की, कंपटीशन की तैयारी करने की, कंपटीशन देने की। इसमें जो सोसाइटी के लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के भी जो लोग हैं, क्योंकि सब कुछ अब ऑनलाइन है, डिजिटल है, या एक्सेस इतनी फैल चुकी है, दे आर ऑल्सो इन द कॉम्पिटिशन।
तो कंपटीशन का जो पूरा ग्रुप है वो इतना जब ज़्यादा हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग थ्रू दैट कंपटीशन विद द हाईएस्ट मार्क्स वो कम तो होगी। ये तो नेचुरल है कि वो कम होगी। अब वो पुराने ज़माने जितनी तो नहीं हो सकती, पर स्टिल ये जो ओल्ड पीपल हैं, जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं, जो उस टाइम के लोग हैं, ये हमेशा इस चीज़ का कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं, हमेशा इस चीज़ के डिनाइल मोड में ही रहना है। जो यंगर जनरेशन के इश्यूज हैं, जो रियल डिस्टर्बिंग इश्यूज हैं, जिनसे उनकी लाइफ ऑलरेडी इतनी अंडर स्ट्रेस है, जैसे कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस इतना टफ है, मतलब बैलेंस होना, वो चीज़ इतनी ज़्यादा वर्क की तरफ इंक्लाइंड है। सेकेंडली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जो चाहे एम्प्लॉयज से आ रहे हो, रिलेशनशिप से आ रहे हो, जिस सब पे आ रहे हो, ये रियल इश्यूज हैं जो यंगर जनरेशन को डिस्टर्ब करते हैं। पर इन इश्यूज के ऊपर कोई भी कंसर्निंग वे में कोई या केयर गिविंग वे में कोई एटीट्यूड ही नहीं है ओल्डर जनरेशन का। ये सब बस इन इश्यूज को ये बोल के साइड कर देते हैं या हटा देते हैं कि अच्छा खाया करो, अच्छा पिया करो, सुबह एक्सरसाइज किया करो, पॉजिटिव सोचा करो। बस इनके लिए यही सॉल्यूशन है, क्योंकि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है और बहुत लार्ज स्केल में एग्जिस्ट करती है। ये फैक्ट से ये फैक्ट्स इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं कर रखे। और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी और प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनेगी, सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनेगी, ये सब चीज़ें और क्रिटिकल और ज़्यादा कॉमन होती जाएंगी एंड ये फिर रियल इश्यूज ये बन जाएंगे। तो इन सब के लिए भी तो एक्सेप्टेंस रखो। इन सब के लिए डिनाइल मोड में है कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये उसी टाइम जोन में रह के सोच रहे हैं जो टाइम जोन में ये लोग होके निकले हैं, कि जैसे आज भी यही चीज़ें सब कुछ सेम टू सेम चल रही हैं। सब कुछ नहीं सेम टू सेम चल रहा है। अब इसमें मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ का इंसिडेंट मैं आपके संग शेयर करता हूँ। मेरे मतलब एक फैमिली है, तो उस फैमिली में एक जो ग्रैंडफादर हैं, अराउंड उनकी एज 94-95 ईयर्स के आसपास है या 93 के आसपास है। एंड जब वो इतने ओल्ड नहीं भी थे, अराउंड वो जब 70-75 ईयर्स के भी अराउंड वो थे, और उसकी फैमिली का उनका जो ग्रैंडसन, ये अराउंड ईयर 2006-7 की बात है, जब वो ग्रैंडसन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था एंड सीए फाइनल के वो अटेम्प्ट बार बार एग्जाम के दे रहा था, पर वो क्लियर आउट नहीं कर पा रहा था। और जैसे आपको मैं बता दूं कि सीए में साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं एंड 6 मंथ्स के गैप में होते हैं। तो अगर वो एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता तो 6 महीने बाद दूसरा अटेम्प्ट आता है, और अगर दोनों में नहीं क्लियर कर पाता तो उसके ज़िंदगी का 1 साल निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। और वो कई अटेम्प्ट उसने दिए, वो क्लियर नहीं हुआ। लगभग उसने 7 से 8 अटेम्प्ट दिए। तो 2 ग्रुप्स होते हैं, दोनों को पास होना ज़रूरी होता है एंड इन एवरी सब्जेक्ट एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए एंड उस ग्रुप का एग्रीगेट एटलीस्ट 50% होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस होती हैं। तो कभी ना कभी कैसे ना कैसे वो किसी ना किसी क्राइटेरिया में फेल, वो मीट आउट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से ओवरऑल उसका आउटकम फेल में ही आता था। और उसने कम से कम 7 से 8 अटेम्प्ट दिए, मतलब 3.5 से 4 साल दिए। एंड एक बार जब वो ग्रैंड चाइल्ड था, वो अपने जब ग्रैंड पेरेंट से पूछा कि आपको पता है कि मैंने सीए में एक्चुअली में कितने एग्जाम्स दिए या कितने अटेम्प्ट दिए, कितने साल मेरे वेस्ट हो गए सीए में, मैं नहीं कर पाया सीए। तो ग्रैंडफादर वाज नॉट अवेयर, उनको पता ही नहीं था। उन्होंने कहा 1 या 2 दिए होंगे अटेम्प्ट। उनको अपने ग्रैंडसन के लाइफ के 3.5 से 4 साल कि वो क्या किया, उसने कितने अटेम्प्ट दिए, उसके बारे में ग्रैंडफादर को पता ही नहीं था। क्योंकि अगर पता होता या अगर वो टाइम से उस चीज़ को चेक कर लेते कि ये चीज़ नहीं हो पा रही और बार बार इसमें 6-6 महीने करते करते इतने साल निकलते जा रहे हैं, तो कोई ना कोई प्लान बी बना सकते थे, कोई ना कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्ट किया जा सकता था। पर अवेयरनेस ही नहीं थी, उस चीज़ का पता ही नहीं था कि जिंदगी 8 अटेम्प्ट लग गए उस इंसान के उस पेपर को देते देते, और वो 8 अटेम्प्ट के बाद भी किसी न किसी क्राइटेरिया के मीट आउट होने की नाम होने की वजह से वो क्लियर नहीं हो पा रहा, ये पता ही नहीं था। तो इस हद तक डिनायल मोड में है, या इस हद तक चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, जो लेट 40s की जनरेशन है या लेट 50-60 की जनरेशन है। पॉइंट नंबर 3, और वो ये है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स के प्रति जो एटीट्यूड है
वो उस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो उसमें उनका ये कहना है कि हमसे मत पूछो, हमारे बाद देख लेना। अरे भैया एक बात बताइए, ये इश्यूज आपके लाइफ टाइम के दौरान आपने क्रिएट करे, तो प्लीज़ क्या ये बेटर नहीं होगा कि आप अपने लाइफ टाइम के दौरान ही इनका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ कर जाइए। एंड व्हेन यंगर जनरेशन अप्रोचेज यू फॉर द सॉल्यूशन, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन आपने आपकी लाइफ टाइम में नहीं किए तो यंगर जनरेशन को फिर अपनी लाइफ में इसके इम्पैक्ट झेलने पड़ेंगे। तो अगर आपका ध्यान इन प्रॉब्लम्स पे नहीं है और यंगर जनरेशन आपको ये प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए आपका ध्यान इस पे डालना चाह रही है, तो देन आपके हिसाब से यंगर जनरेशन इज डूइंग रॉन्ग, वो मतलब ही है। और उसको आप फिर ऐसे रब ऑफ कर देते हो बोल के कि हमारे बात देख लेना। भाई हम आपके बात तो भाई यंगर जनरेशन अपने प्रोडक्टिव, अपने वर्किंग टाइम के, अपनी लाइफ के एक्टिव टाइम में से टाइम निकाल के वो इस काम में लगेगी क्या? आपने इशू क्रिएट करे हैं लाइफ टाइम के दौरान, हो सके तो इनको आप क्लियर कर जाइए। एंड यू आर इंटेंशनली पोस्टपोनिंग दोस्त, उसका कोई मतलब नहीं, पोस्टपोन करने का कोई भी मतलब नहीं है। बस इस टाइम पे थोड़ा सा अवेयर होके, जागरूक होके, थोड़ा सा अलर्ट होके इस पर टाइम लगाने की ज़रूरत है। जो भी टाइम लगाना है अपने जीते जी इन चीज़ को क्लोज करके जाइए। क्यों आगे की जनरेशन के लिए एक उलझन का नया मैटर आप छोड़ के जाना चाहते हो? इसमें एक रियल लाइफ इंसिडेंट है कि जिसमें एक फैमिली के सीनियर, जो मतलब जो आज की डेट में अराउंड 92 टू 93 ईयर्स के होंगे, उन्होंने अराउंड इन द ईयर 2001 अपनी जिस प्रॉपर्टी में वो रहते थे, उस प्रॉपर्टी वो 3 फ्लोर्स की थी। एंड उसमें उन्होंने एक फ्लोर की जो था अपनी मैरिड डॉटर के नाम पे, जब वो जो इंसान है उनकी वाइफ एक्सपायर हुई, तो उनकी वाइफ की लास्ट विश के हिसाब से उन्होंने अपनी उस बिल्डिंग का एक फ्लोर अपनी मैरिड डॉटर जो यूएसए में सेटल्ड थी उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। एंड अब जब वो ट्रांसफ़र कर दिया एंड रिमेनिंग पार्ट जो भी था उन्होंने अपने सन और अपनी डॉटर इन लॉ के नाम पे हाफ एंड हाफ ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ तक सब ठीक है। अब कुछ साल बीत गए। अब जब वो जो उस इंसान का जो बेटा और जो बेटे की वाइफ है, जब वो उस प्रॉपर्टी में अराउंड 75% शेयर होल्ड करते हैं, एंड उनकी जो मैरिड सिस्टर है जो यूएसए में सेटल्ड है वो होल्ड करती हैं 25% शेयर। अब जब ऐसा रेशियो है एंड सम टाइम बाद जो वो बेटा बहू थे, दे वांटेड टू लिक्विडेट दैट प्रॉपर्टी एंड सेल दैट प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या है, जो वो फादर हैं और जो उनकी सिस्टर हैं, वो इस चीज़ के लिए कभी अपना क्लियर ओपिनियन नहीं शेयर नहीं करते। उनका क्या इंटेंशन है, जो उनकी सिस्टर है, जो दूसरी स्टेक होल्डर है, उनका वो क्योंकि जॉइंट ओनरशिप है उनकी प्रॉपर्टी में, तो शी ऑल्सो हैज़ टू एग्री टू दिस ट्रांजेक्शन, तभी ये ट्रांजेक्शन हो पाएगी। पर वो क्लियरली कभी इस ट्रांजेक्शन में अपना इंटेंशन नहीं बताएं। जब वो इंडिया आ भी जाएं तब भी उनसे डिस्कस करें तो चीज़ ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स में और बहस में ओपन की ओपन रहे, कभी वो चीज़ क्लोज डाउन ही ना हो। और जो फादर हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं लें इस चीज़ को कि दोनों स्टेक होल्डर्स को बिठा के इस चीज़ का एक कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। क्योंकि जो बाहर वो सिस्टर हैं जो यूएसए में सेटल्ड हैं, उनके लिए भी अपनी प्रॉपर्टी को इंडिया में यहाँ रह के मैनेज करना, टेनेंट्स को लगाना, टेनेंट्स का रिन्यू एग्रीमेंट करना, बार बार ये पूरी साइकिल से गुजरना, फिर टाइम टू टाइम रिपेयर्स कराना, मेंटेनेंस कराना, ये उनके लिए भी एक टास्क है। और वो इस बात को समझती हैं, इस बात को एहसास अंडरस्टैंड करती हैं और अपनी ये परेशानी शेयर उन्होंने अपने फादर के साथ की भी हुई है। देन ऑल्सो द फादर एंड सिस्टर वो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अपने ब्रदर के साथ बैठने को इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो ये मैटर क्लोज ही नहीं होता। तो इस टाइप के न जाने कितने ऐसे और फैमिलीज में भी मैटर्स आज भी ओपन होंगे, एंड ड्यू टू लोगों के लैक ऑफ इंटरेस्ट या किसी भी चीज़ को एक प्रोएक्टिव बेसिस पे बैठ के तसल्ली से बातचीत करके सॉल्व करने की इंटेंशन के ना होने से वो आज भी खुले हुए हैं। सो अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, पॉइंट नंबर 4। अब वो पॉइंट नंबर 4 ये है कि व्हाट्सएप एज अ वेपन। व्हाट्सएप को ऐसे पेरेंट्स जो हैं 50-60s के वेपन की तरह यूज़ करते हैं। रोज़ मॉर्निंग में एक ऐसा कोई तगड़ा सा मैसेज भेज देते हैं अपने यंगर जनरेशन को, जिसको पढ़कर उनकी सुबह से ही उनको टेंशन का एक डोज
दे दिया जाता है कि हाँ, माँ बाप तो ऐसे करते हैं और बच्चे तो वैसे करते हैं, और माँ बाप फूल की तरह होते हैं, बच्चे कांटे की तरह होते हैं। इस सॉर्ट का कुछ कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता उनको हर दिन, हर मतलब सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया जाता है और उनकी मॉर्निंग को चौपट कर दिया जाता है। दिन भर की एक पूरी जो एनर्जी होती है उसको स्टार्टिंग में ही डैमेज कर दिया जाता है। एंड फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है स्टार्टिंग विद जीरो अगेंस्ट सिंड्रोम। जीरो से दोबारा स्टार्ट करो। इसका मतलब क्या है? सपोज ये जनरेशन थी 50-60s वाली, इन्होंने अपने अपने स्टेटस को, अपनी फैमिली के एसेट्स के लेवल को यहाँ तक ले गए, एंड यहाँ पे आने के बाद जब ये यहाँ पे है तो वो अगली जनरेशन को कहते हैं अगेन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। मतलब अगेन अब इस लेवल से स्टार्ट नहीं करो, वो वापस से यहाँ से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि इस पे तो हम बैठे हैं और हम बैठे हैं और हमारे बाद तुम्हें मिलेंगे और हमारे बाद इसका कुछ होगा जो भी होना है। सो यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। तुम कमाओ, तुम अपना बनाओ। वो बात ठीक है, तुम कमाओ तुम अपना बनाओ, बात गलत नहीं है, पर ऐसा भी नहीं होता कि हम तो यहाँ हैं और यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अब हम यहाँ अगर हैं तो आपको यहाँ से भी तो ऊपर जाने का मौका मिल सकता है। यहाँ से पहले आप नीचे जाओ, फिर आप ऊपर आओ, तो रहो तो फिर आप घुमा फिरा के आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। अब एक सरकार भी जब चेंज होती है तो क्या वो पुरानी सरकार ने जहां छोड़ा होता है सब चीजों को वहीं से तो लेकर टेक ओवर करके आगे बढ़ाती है, या नई सरकार जब आती है तो वापस से सब कुछ पुराने लेवल पे रीसेट हो जाता है? जैसे कि अभी अगर जो सरकार चल रही है वो अभी के लेवल से आगे काम ना करे, वो इंडिपेंडेंस जब इंडिया को मिली थी उस लेवल पे जब पहुंच के फिर वहां से क्या काम करना स्टार्ट करती है? ऐसा तो नहीं होता। तो जब ऐसी फंक्शनिंग कहीं भी नहीं होती, क्योंकि ऐसी फंक्शनिंग प्रोग्रेस के अगेंस्ट है। अगर ऐसे गवर्नमेंट होने लगे कि आज जो गवर्नमेंट बनी वो पिछली गवर्नमेंट के लेवल से स्टार्ट नहीं करेगी, वो एकदम स्टार्टिंग तो जीरो से स्टार्ट करेगी, तो इंडिया या किसी भी कंट्री में प्रोग्रेस, या किसी भी फैमिली में ऐसे प्रोग्रेस कैसे होगी या कितनी स्लो होगी? या बार बार जो अगली जनरेशन है वो उसी चीजों में होके गुजरेगी जहां पे वो पुरानी जनरेशन होके गुजरी है। कुछ भी नया, कुछ भी बेटर, कुछ भी नया ऊंचा पहुंचने में, बनाने में दोबारा से उतनी एफर्ट्स, एनर्जी वो लगेगा ही नहीं, कुछ भी नया होगा ही नहीं। आपने यहां तक पहुंचाया, लेट द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट देम अचीव समथिंग न्यू, समथिंग हायर, समथिंग बेटर। नहीं, पर वो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी का भी ऐसा एटीट्यूड नहीं होता कि नेक्स्ट जनरेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। वो भी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म रेडी करके उनको देते हैं जहां से द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट्स टू टेक ऑफ। वहां से वो जनरेशन टेक ऑफ करती है, नेक्स्ट लेवल पे अपनी चीज को लेके आती है। सो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स के साथ साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये कुछ तरीकों से नार्सिज्म की जो प्रॉब्लम है, नार्सिस्टिक पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है, ये फैमिली की फ्यूचर की प्रोग्रेस को स्लो कर रहे हैं एंड फैमिली की प्रोग्रेस को एक तरीके से ब्लॉक कर रहे हैं। इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपके पास कुछ है, आपने कुछ एक्यूमुलेट कर रखा है, सो लेट द नेक्स्ट जनरेशन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस। उनको इन एसेट्स का बेनिफिट आप टाइम से दीजिए ताकि दे कैन मोर प्रोडक्टिवली यूज दोज एसेट्स, और उनको अगर रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है तो उनको रिस्ट्रक्चर कर सके, अपने लिए वो एक प्लेटफॉर्म से ऊपर टेक ऑफ कर सके, ना कि वापस से उसको जीरो पे लाके खड़ा कर दो एंड फिर उसको कहो कि अब तुम अपना खुद से करो। ऐसे कहीं नहीं होता। ऐसे जब देश नहीं चलता तो ऐसे फैमिली क्या चलेगी? तो जब देश में डेमोक्रेसी है, देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, फैमिली में भी तो डेमोक्रेसी आप बनाइए। फैमिली में भी तो फिर ऐसे वन मैन रूल नहीं चलेगा ना कि हमने जो कह दिया सो कह दिया। डिक्टेटरशिप तो फैमिली में भी नहीं चल पाएगी फिर ऐसे। तो यही मेरा कहना था कि जो यंगर जनरेशन है, पहले तो उसको ओल्डर जनरेशन को पूछने का भी हक नहीं था कि कोई चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन करना है, किसी चीज़ को अपोज करना है, कोई उसके पास कोई राइट कुछ नहीं होता था। अब जब ये सब चीज़ें होने लगी हैं, यंगर जनरेशन सवाल करती है, पूछती है या कोई चीज़ का ऑब्जेक्शन करती है, तो चीज़ें स्ट्रेसफुल बनती हैं, फिर पेन पॉइंट्स पता लगते हैं, फिर ये
नार्सिसिज्म की प्रॉब्लम और ज़्यादा निकल के आती है। तो ये वन मैन शो अब नहीं चल सकता, ये वन मैन जो रूल है वो नहीं चल सकता। कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो फैमिली भी में थोड़ी सी डेमोक्रेसी आप ज़रूर लेके आइए। इस नार्सिसिज्म की प्रॉब्लम से किसी का भी भला नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, तबाही है और कुछ नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप फैलाइएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको अपील किया हो, कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल लगा हो, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे इससे आप सबका फीडबैक समझ में आएगा, पता चलेगा कि क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम है। एंड मे बी आपके कमेंट्स को पढ़ के और लोगों को भी ये लगे कि सिर्फ वही अकेले इस प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं। दिस प्रॉब्लम इज हाईली कॉमन। एक जैसे कोरोना वायरस की प्रॉब्लम फैली हुई थी, उसी लेवल पे ही ये नार्सिसिज्म की प्रॉब्लम इंडियन फैमिलीज में फैली हुई है। एंड इस वीडियो के थ्रू मेरा ये अटेम्प्ट है इस प्रॉब्लम के बारे में आपको अवेयर कर सकूं, ताकि ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ सके, कम हो सके। एंड अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो काइंडली इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।